कैसे हैं आप सब लोग। आई होप लास्ट लेक्चर तक आपको सब कुछ समझ आ चुका है और आप लोग सब कुछ रिवाइज करके आए हैं। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बेसिकली थोड़े से क्वेश्चंस करने वाले हैं और हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन, राउंडिंग ऑफ, ये सब कुछ पढ़ेंगे। और जो हम लोग आज पढ़ेंगे उससे आपका ये जो फिजिक्स टाइप का केमिस्ट्री था, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, वो थोड़ा सा लाइक आप लोग डायमेंशंस एंड एनालिसिस आप सेम चीज़ फिजिक्स में भी पढ़ोगे और आपको सेम चीज़ बिगिनिंग में केमिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है। और इसके बाद आपको जो मेन केमिस्ट्री है, जो कि लॉज है, पोस्टुलेट्स है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग ये वाला पार्ट खत्म कर देंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जो आपका याद करने वाला पार्ट होगा, जैसे कि लॉज होंगे, पोस्टुलेट्स होंगे, उसके बाद हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो आज का लेक्चर लाइक सॉर्ट ऑफ एंडिंग होगा जो आपका फिजिक्स टाइप का केमिस्ट्री चल रहा था अभी तक। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता चुकी हूँ, आप लोगों को एनसीईआरटी सबसे पहले फॉलो करना है, फिर आप लोग अपने रेफरेंसेस फॉलो कीजिए। और अगर आप ये दोनों के दोनों कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप किसी हायर बुक पे जाइए। आप लोग अरिहंत यूज कर सकते हैं, सिंगेज यूज कर सकते हैं। तो वैसे इसके बाद बहुत सारी बुक्स है अवेलेबल, पर पहले आप ऑन प्रायोरिटी ये दो चीज़ों को ख़त्म कीजिए। उसके बाद आगे हम लोग किसी और बुक को टारगेट करेंगे। और आज आपको डीपीपीज भी दी जाएगी। आज आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसके ऊपर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ उन क्वेश्चंस को कीजिए। और इससे इससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी एंड आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना सीखा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो क्या होता है कि हम लोग जो रियल लाइफ होती है उसमें कुछ नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और कुछ नंबर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसे कि मैं अगर एक गोल्ड का पीस ले लूँ, तो उसमें कितने गोल्ड के एटम्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर होगा। सिमिलरली अगर मैं एटम के रेडियस की बात करती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा छोटा नंबर होगा। तो हमारे पास हर रेंज के नंबर्स है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे। नॉर्मली हम लोग जो रियल लाइफ में नंबर यूज़ करते हैं, जैसे कि 1000 हो गया, 2000 तक हो गया, 10,000 तक हो गया, ये मतलब नॉर्मल नंबर्स होते हैं, हम इनको आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे मैंने स्क्रीन पर एक नंबर लिख कर रखा है, ये इतना ज़्यादा बड़ा है, तो अगर आपको इसको लिखना है कहीं पर, तो क्या आप इतने सारे जीरोस लगाते बैठोगे? मतलब इट्स लाइक सो हार्ड। आप किसी को बताओगे भी, एक्सप्रेस भी करोगे, तो लाइक आपको इसकी नेमिंग भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगी। और आप लाइक जीरो गिनने भी बैठोगे तो कितने जीरो है इसमें? 7, 6 पे से 18, 19, 20 जीरोस है इसके अंदर। तो साइंटिस्ट ने ऐसे बड़े बड़े और कुछ नंबर जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि 0.00, मतलब किसी भी एटम का जो रेडियस होता है वो कुछ इसी ऑर्डर का होता है, कुछ जैसे 1/6 हो गया। तो इतने ज़्यादा छोटे और इतने ज़्यादा बड़े नंबर्स को आसानी से एक्सप्रेस करने के लिए साइंटिस्ट ने एक मेथड डिवाइस की है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। जैसे मैंने इसके नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लिए, मैंने अभी कितना बोला था कि इसमें 20 जीरोस है और ये है 2। तो अगर मैं इसको 2 × 10⁻20 लिख दूं, तो ये कितना ज़्यादा आसान हो गया हमारा काम। और इसी फॉर्म को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। देखो यहां से पढ़ते हैं, अ केमिस्ट हैज टू डील विद नंबर्स एज लार्ज एज 2, और ये जो भी है। सिमिलरली अदर कॉन्स्टेंट सच एज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, चार्जेस ऑन पार्टिकल एक्सेट्रा इन्वॉल्व नंबर्स ऑफ वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड। देखो आप लोग अभी आगे जाकर के प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻−34। तो अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिखती हूँ -34 करके, 10⁻−34 करके, तो अगर मुझे बोला जाता है कि भाई प्लैंक कांस्टेंट हमें लिख करके बताओ, तो मैं क्या 0.34 टाइम्स में जीरो लिखते बैठूंगी? ऑब्वियसली नहीं। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे काम नहीं करेगा। कोई भी नॉर्मल इंसान चाहेगा कि उसको एक ऐसी मेथड दी जाए जिससे कि उसका काम आसानी से और कम मेहनत से हो सके और सामने वाले को पढ़ने में भी आसानी हो। अगर मैं किसी को एक इतना बड़ा सा नंबर लिख करके दे देती हूँ, तो उसको भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, उसको भी बैठ के जीरोस काउंट करने पड़ेंगे कि कितने हैं। तो इसीलिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। इट इज एक्चुअली
एक सेकेंड, मैंने आपको बताया प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में, उसके बाद मैं आपको स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बता देती हूँ। ये सबको पता होती है, 3 × 10⁸ होती है, ये भी एक बड़ा नंबर होता है। उसके बाद चार्जेस ऑन पार्टिकल्स, चार्जेस ऑन पार्टिकल्स होते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम्स के मैग्नीट्यूड के। तो ये भी एक काफी ज्यादा छोटी अमाउंट है। ये जो चार्ज है ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, इतनी हमको क्वांटिटीज इसमें दिखाई गई है जो काफी ज्यादा छोटी होती है। और भी बहुत सारी है, साइज ऑफ एटम हो गया, बहुत सारी क्वांटिटीज है जो कि बहुत ज्यादा छोटी होती है, और कुछ होती है जो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ काफी ज्यादा बड़ा नंबर होता है। तो इन सारे के सारे नंबर्स के लिए जो कि एबनॉर्मली बिग या एबनॉर्मली स्मॉल होते हैं, उनके लिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस का यूज करते हैं। इट इज एक्चुअली टीडियस टू हैंडल सच नंबर्स इन कैलकुलेशंस, यू कैन ट्राई एंड सी। अगर आप इनके कैलकुलेशंस भी करोगे, मैं आपको बहुत सारे जीरोस के साथ अगर नंबर दे दूं और एक और नंबर दे दूं मैं आपको सिमिलर टाइप का, तो आपको उसको ऐड करने के लिए पहले पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, दोनों के दोनों नंबर्स को, फिर आपको एक एक करके डिजिट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इनके कैलकुलेशंस भी काफी ज्यादा टीडियस होते हैं। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर्स। ओके फाइन, मुझे लगता है आपको इतना समझ आया है। अब हम लोग आगे किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो देखेंगे। ओके, एंड हियर इज अ मीम फॉर यू। और आई डोंट थिंक कि मीम समझाने की जरूरत होती है, तो इफ यू गेट इट यू गेट इट। मीम्स का एक ही रूल होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी कम टू रूल्स। लेट अस लर्न हाउ वी कैन एक्सप्रेस एनी नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो देखो, किसी भी नंबर जो साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस्ड है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो ऑब्वियसली कुछ 10 की पावर में पावर होगी, मतलब 10 की एक कुछ पावर होगी। तो ये जो 10 होता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और हमेशा बेस 10 ही होता है। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं अपना खुद का साइंटिफिक नोटेशन बना रही हूँ जिसके अंदर मैं 10 नहीं रखूंगी, मैं 9 रखूंगी। तो आप ऐसा कर सकते हो, बट इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। अब जैसे कि मैं 2000 को लिख सकती हूँ 2 × 10⁻3। अब अगर आपकी इच्छा में आता है कि मेरे को 9 की पावर में लिखना है, तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि 9 कितने टाइम्स मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा, 2000 आएगा। उसके बाद भी आपको ये 9 की पावर में कुछ होल नंबर नहीं मिलेगा। तो साइंटिस्ट ने 10 के ही रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन किया है, बिकॉज इट इज सिंपलेस्ट व्हेन टॉक्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 10। तो हम लोग इसको बोलते हैं बेस, और बेस की जो पावर होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। उसके बाद ये जो होता है आगे जो नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो देयर आर 3 पार्ट्स। बेस की पावर में जो नंबर आता है उसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, और ये जो आगे लिखा होता है इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब इन सब पे कुछ ना कुछ रूल्स हैं, वो हम देखेंगे। द बेस शुड बी ऑलवेज 10, अभी मैंने आपको बताया। The exponent must be a non-zero integer. That means it can be either positive or negative. ठीक है, ये हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए, मतलब ये 9.1 9.2 ऐसे नहीं हो सकता है। इसको हमेशा एक इंटीजर होना पड़ेगा। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव भी चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, 6.6 × 10⁻34। तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव भी चलता है, पॉजिटिव भी चलता है। पॉजिटिव अभी हमने एक देखा है 3 × 10⁸ विच इज स्पीड ऑफ लाइट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलते हैं, पर कंडीशन ये है कि हमेशा ये इंटीजर ही होना चाहिए। उसके बाद द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बट इट शुड बी लेस देन 10। ठीक है, ये जो कोएफिशिएंट है इस पर क्या कंडीशन है, ये है ना 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए, और हमेशा ये 10 से छोटा होना चाहिए। देखो मैं ये कैसे बोली, अगर मैं इसको लाइक 1 से छोटा ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इसको ले लो पॉइंट लाइक 34 ले लो इंटू 10⁻7 ले लो, तो ये नंबर भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ये नंबर भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। पर जो साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नोटेशन बनाए हैं उसके कुछ प्रॉपर कन्वेंशंस है कि अगर आप बोलना चाहते हो कि ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं है। एक सेकेंड में वापस से लिखती हूँ 0. लेट मी चेंज द कलर। मैं हमेशा मार्कर ले लेती हूँ, ठीक है। 0.34 × 10⁻7। अब ये नंबर भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है,
पर ये नंबर को अगर आपसे कोई पूछता है कि ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं है, तो आप लोग नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशंस किसी ह्यूमन ने ही बनाए हैं, और जिसने भी बनाए हैं उसने ऐसा रूल डिफाइन करा है, दिस इज बाय कन्वेंशन, कि ये जो कोएफिशिएंट होता है ये 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो अगर आपको बोलते हैं कि भाई इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाओ, अभी तो नहीं है पर इसको कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप लोग क्या करोगे? आपको पता है कि आप इसको ये जो पॉइंट है आप इसको आगे तो नहीं बढ़ा सकते हो। अगर आप आगे बढ़ाओगे तो 0.034 बन जाएगा और 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी। पर अगेन ये नंबर 1 से छोटा आ रहा है, तो आप इसको एक डिजिट पीछे ले जाओ इस पॉइंट को, तो ये बन जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁶। तो अब ये जो 3.4 है ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो अब आप इसको बोल सकते हो कि ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है। आपको नंबर्स दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो यू मस्ट नो दिस। तो मेन इसमें हम लोगों ने रूल क्या सीखा है कि ये जो कोएफिशिएंट होता है यहाँ पर, जिसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये हमेशा 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। अगर मैं इसको लाइक 10 से बड़ा ले लेती हूँ, या फिर मैं इसको 10 ही ले लेती हूँ, मैंने लिखा 10 इंटू, लेट मी चेंज द पेन, मैंने लिखा 10 इंटू 10⁵। तो देखो ये जो 10 है, मैं इस 0 को इसको दे सकती हूँ, मैं इसको 1 इंटू 10⁶ लिख सकती हूँ। तो ये कन्वर्ट हो गया। अभी तो नहीं था। क्यों नहीं था? नंबर तो सही है, एग्जिस्ट भी करता है, पर अगेन साइंटिफिक नोटेशन के कुछ कन्वेंशन है कि आपको 1 से लेकर के 10 के बीच में ही एक्सप्रेस करना है। वो 1 के बराबर हो सकता है, वो 10 के बराबर नहीं हो सकता है, 10 से छोटा होना चाहिए, 1 के बराबर हो सकता है, और 1 से लेकर के 10 के बीच में कोई सा नंबर होना चाहिए। और नंबर लाइक 1 पॉइंट समथिंग समथिंग हो, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस 1 और 10 के बीच में वो नंबर होना चाहिए। ये वाली लाइन हम लोग फिर से पढ़ते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट इट शुड बी लेस देन 10। ठीक है, इतना आता है समझ में रूल्स। अब हम लोग आगे देखते हैं। कोएफिशिएंट्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग होल एंड डेसिमल नंबर्स। मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मुझे कोई सा नेगेटिव नंबर एक्सप्रेस करना है, मतलब अगर मुझे चार्ज एक्सप्रेस करना है इलेक्ट्रॉन का जो कि नेगेटिव में होता है, तो मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख सकती हूँ, और यहाँ पर ये कोएफिशिएंट नेगेटिव है, सो इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। बस ये कंडीशन है कि वो 1 से लेकर के 10 के बीच में होना चाहिए, 1 के बराबर हो सकता है, 10 से छोटा होना चाहिए। उसके बाद एक और रूल ये है कि ये बेस हमेशा 10 होना चाहिए, और ये जो एक्सपोनेंट्स है ये हमेशा इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब ये डेसिमल में नहीं हो सकते, ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पर एक कंडीशन है कि ये हमेशा इंटीजर्स ही होना चाहिए। इतना आता है सबको समझ में, रूल्स आते हैं सबको समझ में। आप लोग फिर से एक बार पॉज करके रूल्स को रीड कीजिए, क्योंकि दीज रूल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आप एक बार अगर रीड कर लें, एक बार पॉज करके, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रिटर्न एग्जाम्पल्स लिए ताकि हम लोगों का लिखने में और क्वेश्चन सोचने में टाइम ना वेस्ट हो। तो हम लोग को फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 100। तो सबसे पहला रूल क्या है कि ये जो कोएफिशिएंट है उसको 1 से 10 के बीच में बनाओ। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1 को ले सकती हूँ और यहाँ पर मैं इसको 10⁻² लिख सकती हूँ, तो ये 100 हो गया। 1 इंटू 10⁻², लेट मी चेंज द कलर, 1 इंटू 10⁻², 100 हो गया। उसके बाद 4321 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर पॉइंट लगा सकती हूँ, क्योंकि मैंने 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाया, तो मैं इसको 4.321 इंटू 10⁻³ लिख सकती हूँ। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये कैसे हो रहा है, तो आप रिवर्स करके देखो। आप क्या करो, 4.321 में 1000 का मल्टीप्लाई करो, और आपको पता है कि जैसे कि 1 इंटू 10 करते हैं तो उसके 1 के पीछे 0 लग जाता है, 10 इंटू 10 करते हैं तो 10 के पीछे 0 लग जाता है। वैसे ही अगर आप 4.321 इंटू 1000 करेंगे तो क्या होगा, 4.321 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख लीजिए। अब एक 10 इसको दीजिए तो ये हो जाएगा 43.21 इंटू 10 इंटू 10। वैसे तो ये सबको आता ही होगा। एक और 10 इसको दीजिए तो ये हो जाएगा 432.1 इंटू 10। वापस से इसको दीजिए तो हो जाएगा 432.1। ये आ गया फिर से हमारे पास।
वैसे दिस इज वेरी मच सिंपल, ही सबको आते ही होगा, पता नहीं मैंने क्यों समझाया है, मैंने जस्ट मुझे ऐसा लगा अगर किसी को नहीं आता है तो। या फिर आप लोग डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 जीरोस है, 3 जीरो से यहाँ पर, तो इसको 3 प्लेसेस डेसिमल को पीछे शिफ्ट कर दो। जब भी लाइक 10 की पावर पॉजिटिव होती है तो जो भी पावर होती है, जैसे यहाँ पर पावर 3 है तो उतने जीरोस पीछे शिफ्ट कर दिया करो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, जिसे ये है 1.23। तो 1.23 ऑलरेडी 1.23 1 से लेकर के 10 के बीच में है, तो मुझे इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको सिंपली 1.23 इंटू 10 की पावर 0 लिख सकती हूँ। देखो यहाँ पर 10 की पावर कुछ भी दिखना जरूरी क्यों है, क्योंकि हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि आप उसको 10 की पावर समथिंग दिखाओ। तो यहाँ पर हमको समथिंग कुछ तो हमको दिखाना था 10 की पावर में, और क्योंकि वो ऑलरेडी ये तो कोएफिशिएंट के फॉर्म में ही था, मतलब हमको 1.23 के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी थी, तो मैंने बोला कि मैं 10 की पावर 0 कर देती हूँ। 10 की पावर 0 होती है 1, किसी भी चीज की पावर 0 होती है 1, तो अगर ये इसमें मल्टीप्लाई हो भी जाएगा तो ये 1.23 इंटू 1 बन जाएगा, तो उससे मेरे नंबर पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नंबर भी मेरा सेम टू सेम रहने वाला है, और एट द सेम टाइम मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर दिया। इतना आता है सबको समझ में? बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं ये, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 0.25। अब 0.25 कितना है, ये 1 से छोटा है, तो मुझे सबसे पहले तो इस डेसिमल को पीछे लेकर के जाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2.5। पर क्योंकि मैं डेसिमल को पीछे लेकर के गई हूँ, मतलब मैंने एक छोटे नंबर को बड़ा बनाया है, तो मैं 10 टू द पावर -1 करूंगी, क्योंकि मैं एक प्लेस पीछे लेकर के गई हूँ। अगर आप इसको रिवर्स करके देखेंगे तो जब 10 की पावर कुछ भी नेगेटिव होती है तो हम डेसिमल को आगे बढ़ाते हैं नंबर को रिस्टोर करने के लिए, तो ये हो जाएगा 0.25। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 10 की पावर नेगेटिव है और नेगेटिव में 1 है, तो आप इस डेसिमल को आगे लेकर के जाओगे तो आपको वापस से नंबर उसी फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये है 0.0007925, तो ये बहुत ज्यादा छोटा नंबर है 1 से, तो हमको पहले इसको 1 से लेकर के 10 की रेंज में लेके आना होगा। तो यहाँ पर है आपका डेसिमल, तो आप डेसिमल को पीछे शिफ्ट कर रहे हो, कितनी प्लेसेस पीछे शिफ्ट कर रहे हो, 1 2 3 4 प्लेसेस में इसको पीछे शिफ्ट करूंगी, तो ये बन जाएगा 7.925। क्योंकि मैंने 4 प्लेसेस पीछे शिफ्ट करा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4। इतना आता है सभी को समझ में? दिस इज वेरी सिंपल। ये हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता है कि डेसिमल से कैसे खेलते हैं, 10 की पावर्स में लेके जब हम लोग डेसिमल को आगे शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, पीछे शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है। ये बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर है। हम लोग अब रिवर्स भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका नंबर है, आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन से फ्री करना है, आपको इसको फ्री ऑफ साइंटिफिक नोटेशन बनाना है। तो देखो 3 जीरो है, तो इस डेसिमल को 3 पीछे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 2130, ठीक है। अब जैसे कि -4 है, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो आगे शिफ्ट करेंगे। तो अगर 4 प्लेसेस आगे शिफ्ट करोगे, 1 प्लेस आगे करा, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, तो 1 0 यहाँ पर आएगा, 1 0 यहाँ पर आएगा, 1 0 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा, तो यानी कि 3 0 और 7 5 ये आ गया। अब 10 की पावर 6 है, पॉजिटिव पावर है, तो पीछे शिफ्ट करेंगे, पीछे जाते जाएंगे 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 इतने आपके पास 0 आ जाएंगे, 5 जीरोस आ जाएंगे, ओके। अब 10 की पावर -8 है, माइनस है, इसके लिए हम लोग पॉइंट को फिर से आगे लेकर के जाएंगे, 8 प्लेसेस, 1 प्लेस हो गई, 2 3 4 5 6। अब आपको आगे का नहीं दिखेगा, बाकी ठीक है, ये आपको समझ आया ना इतना कि हम लोग कैसे लेकर के जाएंगे। तो दिस वॉज वेरी मच सिंपल। मतलब आई होप कि मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं तो आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ है। ये हम लोगों को आई थिंक पता नहीं कौन सी, शायद बहुत छोटी क्लास में पढ़ाई जाती है, बट अगेन फॉर रिविजन मैंने आप लोगों को बता दिया। आप इसके क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, कन्वर्ट करना सीखिए। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी कन्वर्ट करते आता होगा, बट जिन लोगों को नहीं आता है आप लोग अपनी बुक्स फॉलो कीजिए, और इन क्वेश्चंस को भी आप फिर से देख सकते हैं, नेट पे से और क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी में भी शायद क्वेश्चंस थोड़े बहुत दे के रखे हैं, ऑल्दो एनसीईआरटी में कम दिए, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ आप लोग रेफरेंसेस देखिए, नेट पे सेम टाइप के क्वेश्चंस कीजिए। आई थिंक आप लोग 30-35 क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों का हाथ काफी ज्यादा फ्री हो जाएगा इन कन्वर्जन्स में।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि जो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े और काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। इसीलिए हमने ये वाली साइंटिफिक नोटेशन का तरीका अपनाया था। तो अब हम कैसे करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हम लोग वो चीज़ देख लेते हैं। तो देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल है कि जो नंबर है उसका ये वाली जो चीज़ है, जो बेस और एक्सपोनेंट है, जो 10 की पावर वाला पार्ट है, उसकी पहले आप पावर को सेम बनाइए। क्योंकि अगर आप पावर को सेम बनाते हैं तो आपको क्या एडवांटेज मिलता है मैं आपको वो बताती हूँ। यहाँ पर पावर 3 थी, यहाँ पर पावर 2 थी, तो हमने बोला कि हम इसको भी 3 बना देते हैं। तो इसको भी 3 बनाने के लिए मैं इस पॉइंट को सबसे पहले तो आगे लेकर के गई, सॉरी मैंने गलती से पीछे वाला बना दिया, मुझे आगे लेकर के जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसकी पावर यहाँ से बढ़ानी है। मैं इसको आगे लेकर के गई तो ये बन गया 0.314 इंटू 10⁻3। अब ये भी 10⁻3 है, ये भी 10⁻3 है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस 10⁻3 को कॉमन निकाल सकती हूँ। कैसे? मैं बोल सकती हूँ कि इसको लिख लो 6.02 प्लस 0.314 और इस 10⁻3 को कॉमन निकाल लो। आई थिंक द पेन इज नॉट विजिबल। इंटू 10⁻3 इसको कॉमन निकाल लो। तो अब क्या होगा, मैं इन दोनों को ऐड करूंगी नॉर्मली, जो मुझे एडिशन आता है। तो ये हो जाएगा 6.02 प्लस 0.314, इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 6.334। और ये जो 10⁻3 जो कॉमन निकला हुआ था इसको वापस से यहाँ पर ले आओ, तो ये आपका आंसर हो गया 6.334 इंटू 10⁻3। तो मेन रूल क्या था कि हम लोगों ने पहले पावर्स को सेम बनाया। अगर आप पावर्स को सेम नहीं बनाते तो आप 10⁻3 कॉमन नहीं निकाल पाते। तो आप इस चीज को ऐसे कॉमन नहीं निकाल पाते तो आप इन दोनों को भी ऐड नहीं कर पाते। तो आपके पास फिर एक ही तरीका बचता कि आप 6.02 को 10⁻3 से मल्टीप्लाई करके 6020 बनाओ, फिर इसको आप 10⁻2 से मल्टीप्लाई करके 314 बनाओ, फिर आप दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा 4336। तो ये आपका आंसर आता। फिर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में वापस से कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? ऑब्वियसली 6334 काफी ज्यादा बड़ा है 1 से, तो आपको इसको 1 से लेकर के 10 के बीच में लेके आना था। तो आप इसको लिख दोगे 6.334 और आपने क्योंकि 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट लगाया है तो 10⁻3। तो इसमें ज्यादा मेहनत थी। पहले आप इसको कन्वर्ट करते नॉर्मल फॉर्म में, दूसरे को कन्वर्ट करते नॉर्मल फॉर्म में, फिर आप एडिशन करते और फिर से आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते। और इसमें क्या करा हमने देखा कि दोनों की पावर सेम बना दो और फिर जो वो सेम पावर है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, फिर जो ब्रैकेट में बचेगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे और जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग मैनिपुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग सब काफी ज्यादा लकी थे कि आपका आंसर ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में ही आया। और अगर जैसे आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा आ जाता, जैसे कि 16.334 आ जाता, मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ आप लोगों के लिए, आंसर तो वही आया है, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि अगर आपका आंसर 16.334 इंटू 10⁻3 आ जाता और आपको क्वेश्चन में बोलते कि आंसर को भी साइंटिफिक नोटेशन में ही एक्सप्रेस करो, तो आप लोग क्या करते? क्योंकि ये 10 से बड़ा है तो आप इसको छोटा करने के लिए इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करते, आप इसको लिखते 1.6334 इंटू 10⁻4, क्योंकि हमने पॉइंट को एक आगे शिफ्ट किया है इसके लिए हमने यहाँ से पावर को बढ़ाया है। तो ये आपका आप आंसर रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये तो मैंने जस्ट एक केस लिया था कि जब आपका आंसर 10 से बड़ा आ जाता है तो आप वापस से कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर आपका आंसर 1 से 10 के रेंज में आता है तो वेल एंड गुड। और आप लोगों को जैसे कि जहां पर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो पा रहा है आप लोग साइंटिफिक नोटेशंस का ही यूज करेंगे, बिकॉज आप लोगों के आंसर्स काफी ज्यादा स्टैंडर्ड दिखते हैं। अगर आपका जैसे कि एग्जाम में भी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक आपका अजीब सा दिखने वाला आंसर आया है पॉइंट में या जो भी आया है, तो आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कीजिए। आपका टीचर भी आपसे इम्प्रेस होगा क्योंकि उससे काफी ज्यादा आपका आंसर ब्यूटीफुल दिखेगा, बजाय उसके कि आप ज्यादा बहुत सारे पॉइंट वाला आंसर लिख रहे हो एकदम ऐसे गंदा सा बना के। तो साइंटिफिक नोटेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड आई सजेस्ट यू कि आप काफी सारे क्वेश्चंस कीजिए आज इसके, और मैं डीपीपी में भी इसके क्वेश्चंस डाल दूंगी आप लोगों के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो देखो, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन कंपैरेटिवली सिंपल है।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि उसमें हम लोगों को पावर्स को सेम बनाना पड़ता है, तो उसमें हमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है कि किसकी पावर को सेम बनाएं, और गलती से अगर इसकी बनाना था और उसकी बना दी तो हमारे कैलकुलेशन हो सकता है कि टफ हो जाए, पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक रूल याद दिलाऊंगी जो कि शायद हम लोग 6th या 7th में पढ़ते हैं, कि हम लोग पढ़ते हैं कि अगर x की पावर a है इंटू एक्स की पावर b है, तो हम लोग इसको x की पावर a प्लस बी लिखते हैं। आई थिंक ये वाला रूल सबको पता है, सबको पता होना ही चाहिए। मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करती हूँ, जितने भी लोग अभी हाल इस लेक्चर को देख रहे हैं, कि आप लोगों को ये वाला रूल पता होगा। और सेम रूल होता है, अगर x की पावर a है इंटू एक्स की पावर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर b है, तो वो x की पावर a माइनस बी हो जाता है। ये दो रूल्स आई एक्सपेक्ट कि आप सबको आना चाहिए। मैं इनको लिख देती हूँ, मैं इनको परमानेंटली यहाँ पर लिख देती हूँ। क्या बताया मैंने आपको? पहला मैंने आपको बताया कि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b है अगर, तो ये x की पावर a प्लस b होना चाहिए। और अगर x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b है, तो ये x की पावर a माइनस b होना चाहिए। फाइन। तो इन्हीं दोनों की दोनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। देखो यहाँ पर था 2 इंटू 10 की पावर 3, और इंटू, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इंटू 4 इंटू 10 की पावर 4। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 4 है, दोनों की दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई कर दो। तो 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 है, तो ये यहाँ पर 3 प्लस 4 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 7 बन जाएगा। 10 की पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा, और 10 की पावर 7 बन जाएगा। मैंने यहाँ पर ये वाला लॉ लगाया है डायरेक्टली। उसके बाद मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 टू जा मेरे पास आ गया 8। तो ये मेरा आंसर हो गया 8 इंटू 10 की पावर 7। फाइन। अगर जैसे यहाँ पर होता, यहाँ पर अगर इसकी बजाय होता, मैं आपको क्वेश्चन देती कि मैंने आपको 2 नंबर्स दिए हैं साइंटिफिक नोटेशन में, और इनका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में ही रिपोर्ट कीजिए। तो अगर जैसे मैं यहाँ पर लेती 5 ले लेती मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह 5 ले लेती, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करती तो 10 की पावर 7 तो आ जाता यहाँ से, इन दोनों से, पर 5 इंटू 4 मेरे पास आता 20, तो ये मेरा आंसर आता 20 इंटू 10 की पावर 7। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, 20 इज ग्रेटर देन 10, तो मैं एक 0 इसको दे देती, तो मैं इसको 2 इंटू 10 की पावर 8 लिख देती। आई होप मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ले चुकी हूँ और आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई है कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। एक ही रूल है, देखो 1 से 10 के बीच में है कि नहीं है, नहीं है अगर, तो उसको कैसे भी करके लेकर आओ। और लेकर कैसे आना है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज लगेगी एक्सपोनेंट्स की, जो कि आपको आना चाहिए। और अगर आपको स्टिल अभी भी समझ नहीं आ रही है, तो यू कैन गो सी सम बेसिक मैथ्स लेक्चर्स फर्स्ट। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ये कोई बुरी बात है नहीं आना, इट्स फाइन। अगर आपको ये चीज़ें करते नहीं आती है, पॉइंट्स को कैसे शिफ्ट करते हैं, आप लोग किसी बेसिक मैथ का लेक्चर देख सकते हैं और इसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक देख लेते हैं डिवीजन का क्वेश्चन, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब देखो डिवीजन में भी मुझे 2 नंबर दिए हुए थे, दोनों की दोनों साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस्ड है। तो पहले तो मैंने बोला कि मुझे ये सबसे ज़्यादा सिंपल दिख रहा है, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ के रखी है कि एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b जो होता है वो एक्स की पावर a माइनस बी होता है। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर -3 है, तो ये 7 माइनस -3 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 10 हो जाएगा। ये 7 माइनस -3 होता है 10। तो मैं यहाँ से तो मैं यहाँ तक तो मैं आ गई। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को करना था डिवाइड। तो 7.5 अपॉन 2.5 जब मैंने डिवाइड करा तो ये मेरे पास आया 3.0, तो मैंने इसको लिख दिया और ये मेरा आंसर आ गया। अभी आप लकी हो कि आपका आंसर 3.0 इंटू 10 टू द पावर 10 आया। अगर आपका ये आंसर 3 से बड़ा, मतलब जैसे कि 10 से कुछ बड़ा आता, जैसे कि 12 इंटू 10 की पावर 10 आता, तो आप इसको अगेन कन्वर्ट कर सकते थे 1.2 इंटू 10 टू द पावर 12 लिख के। तो इट्स वेरी मच सिंपल। मैथ्स में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आपको आना चाहिए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स को कितना ही मॉडिफाई करके दिया जाए कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप सिर्फ सेम कॉन्सेप्ट लगा करके कोई सी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में थंब रूल क्या था कि ये जो एक्सपोनेंट्स है, ये जो बेस की पावर है, इसको सेम बनाओ,
फिर जो सेम बनी है उसको कॉमन ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर कॉमन ली थी, और फिर जो ब्रैकेट में बच रहा है उसको ऐड कर दो और फिर आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपका इनकेस आंसर नहीं आता है साइंटिफिक नोटेशन में तो उसको कन्वर्ट कर दो। फिर हम लोगों ने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ये दो रूल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने ये दोनों चीज़ों को देखा, पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया। अगर हमारा आंसर साइंटिफिक नोटेशन में आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो हम फिर से हमारे कॉन्सेप्ट लगाकर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। और फिर हम लोगों ने डिवीजन देखा। डिवीजन में पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया ऐसे, ये वाला रूल लगा करके, फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया जिसका आंसर आया 3। फाइन। तो आई थिंक आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन समझ आता है, आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन समझ आया। आई गिव माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। और अभी भी अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है तो आप लोग वीडियोस को फिर से देखिए, क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चंस तो सबको ही करना है, जिसको समझ नहीं आया उसको भी, जिसको समझ आया उसको भी। और दिस इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इससे घबराइए मत। अगर आपको आज नहीं आ रहा है आप इस लेक्चर के बाद पढ़िएगा उसे 1 बार 2 बार 3 बार। आप लोगों को मतलब मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी तो क्या मतलब, थोड़ा सा मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि मैंने एक मास लिया, मैंने एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक लिया, ठीक है, और मैंने उसको वेट करा। और फिर आपने मुझसे पूछा कि दीदी इसका वेट कितना है हमें बताओ आप। तो मैंने बोला कि यार जब मैंने इसको मेजर किया है तो मुझे आया है वेट, मैंने बोला मुझे आया है वेट 5.6 kg का। इतना आता है समझ। मैंने बोला कि मुझे 5.6 kg का इसका वेट मिला है। तो आप लोगों ने उसको मान लिया कि ठीक है 5.6 kg है। पर किसी एक को हुआ शक, उसने बोला नहीं मुझे नहीं होता बिलीव कि ये 5.6 kg का है, मैं इसको फिर से मेजर करूंगा। वो गया, उसने जाकर के मेजर किया तो उसको कुछ आया 5.7 आ गया उसको। अब एक और को शक हुआ, उसने बोला मैं भी फिर से मेजर करता हूं, उसने करा मेजर तो 5.5 आ गया। तो देखो मैंने आप लोगों को 5.6 बताया मेरी साइड से, आप लोगों को शक हुआ, आपने उसको वापस से मेजर किया 5.7 आया, किसी और ने मेजर किया 5.5 आया। तो अगर जैसे आप लोगों में से अभी तो दो लोगों को शक हुआ, अगर ऐसे 10 लोगों को भी शक होता तो जो 5.6 के कुछ आसपास की वैल्यूज आती अगर आप लोग मेजर कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि मैंने बोला 5.6 और कोई गया मेजर करने और उसको 4.6 मिल गया। इतना ज्यादा वेरिएशन कभी भी नहीं आता। कीपिंग इन माइंड हम यहाँ पर एक कंडीशन मान करके चल रहे हैं कि मैंने अपना फुल डेडिकेशन से मेजर किया है, मैं सोते हुए नहीं गई थी, मैं फुल अपने होशो हवास में थी, मैंने सही से रीडिंग ली है, और जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो भी खराब नहीं है कि वो इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस दे। वो माइनर फ्लक्चुएशंस दे सकता है पर इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं देगा। ये सारी कंडीशंस मैंने मेक श्योर की है। क्या क्या कंडीशंस मेक श्योर की है कि मैं नींद में नहीं थी, मैं पूरे होश में थी जब मैंने मेजर किया, मैंने अच्छे से रीडिंग ली है, और जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो भी इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं देता है, वो भी सॉर्ट ऑफ एक्यूरेट ही है। तो अगर ये सारी कंडीशंस को हम लोग ध्यान में रखते हैं तो ये जो मतलब चेंज आएगा, मैंने जो मेजर किया और आपने जो मेजर किया वो कुछ 0.1 का आएगा। अगर मैं 5.6 रिपोर्ट कर रही हूँ तो आप लोग बहुत से बहुत 5.7 लेकर के आ सकते हो और या फिर 5.5 लेकर के आ सकते हो। इतना आया समझ में। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे मैंने क्या बोल सकते हैं, जैसे मैंने करा, एक स्केल ली मैंने, और मैंने जैसे चलो मैंने ये पेंसिल ली और मैंने इस पेंसिल की लेंथ निकालने का सोचा। तो मैंने मेजर की कि इस पेंसिल की लेंथ है कुछ बोल सकते हैं 13.27 सेंटीमीटर्स। मैं परमानेंट पेन यूज करती हूँ। मैंने बोला कि 13.27 सेंटीमीटर्स है इस पेंसिल की लेंथ। इतना आता है समझ में। अब वापस से सेम चीज हुई, आपने बोला कि अब हम लोग भी मेजर करके देखते हैं कि दीदी आपकी जो मेजरमेंट है वो कितनी सही है। तो किसी ने करा मेजर तो आया 13.28 आ गया, किसी और ने करा तो 13.26 आ गया।
तो देखो यहाँ पर कितना फ्लक्चुएशन आ रहा, मतलब कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है। मैं अगेन सेम कंडीशंस को मान के चल रही हूँ कि ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि मेरी स्केल जो थी वो एक्यूरेट थी, प्लस मेरी पेंसिल का साइज भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, पेंसिल का साइज भी सेम ही है, तो इतना ही चेंज आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0.01 का चेंज आ रहा है, 0.01 का। तो ये जो नंबर्स होते हैं, अब जैसे कि 13.27 था, तो मैं 13.2 की मैं गारंटी ले सकती हूँ कि 13.2 हमेशा सेम रहेगा, चाहे कोई भी जाकर के मेजर कर ले। 7 में चेंज आ सकता है, 13.27 की जगह 13.26 या 13.28 आ सकता है, या फिर 13.29 तक भी आ सकता है। पर मैं आपको 13.2 की गारंटी दे सकती हूँ मेरे साइड से कि आपका 13.3 पे नहीं जाएगा, ना ही आपका 13.1 पे जाएगा, क्योंकि मैंने जो मेजर किया है वो मैंने पूरे के पूरे ध्यान से किया है, पूरी की पूरी एक्यूरेसी से किया है, तो इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि 13.2 तो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप लोग कितनी ही बार उसको चेक कर लो। सेम चीज मैं आपको मास पे बताई थी, जैसे मैंने आपको बोला था 5.6 है मेरा मास जो मैंने कैलकुलेट करा, तो मैं आपको 5 पे गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप जाकर के कैलकुलेट करोगे तो वो 4.6 नहीं आएगा, ना ही वो 6.6 आएगा। मैं आपको 5 पे गारंटी दे सकती हूँ कि 5 हमेशा सेम रहेगा। मैं 6 की गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि अगर आपने मेजर किया तो वो 5.7 आ सकता है या 5.5 आ सकता है। मैं 6 की गारंटी नहीं ले सकती, पर मैं 5 की गारंटी जरूर ले सकती हूँ। तो हर एक नंबर जो कि हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ डिजिट सर्टन होती है, सर्टन यानी कि मैं उनकी गारंटी दे सकती हूँ कि ये सेम रहेगी, मैं मेजर करूँ आप मेजर करो। और कुछ डिजिट्स ऐसी होती है जिसपे हम लोग गारंटी नहीं दे सकते, वो होती है अनसर्टन डिजिट्स। तो हर नंबर दो टाइप की डिजिट्स से बनता है, एक होती है हमारी सर्टन डिजिट्स, एक होती है हमारी अनसर्टन डिजिट्स। अब यहाँ पे हमारी सर्टन डिजिट क्या है, 5 मेरी सर्टन डिजिट है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी अनसर्टन डिजिट क्या है, 6, ये मेरी अनसर्टन डिजिट है। तो हम लोगों ने क्या, इट्स मेड बाय कन्वेंशन कि हर नंबर में एक होती है अनसर्टन डिजिट जो होती है उसकी सबसे लास्ट डिजिट, और बाकी की बची हुई होती है सर्टन डिजिट्स। वो पूरा का पूरा नंबर ऐसे बनता है। अगर जैसे मैं आपको नंबर दूं 732.773, ये मैंने आपको नंबर दिया, तो इसमें ये वाली जो डिजिट है ये होगी अनसर्टन। हमेशा जो लास्ट डिजिट होती है वो ही अनसर्टन होती है, और जितनी भी बची हुई है यहां तक की ये पूरी की पूरी है सर्टन डिजिट्स। इतना आता है आप लोगों को समझ में। तो ये जो सर्टन डिजिट्स होती है और ये जो अनसर्टन डिजिट्स होती है, इनका जो सम होता है वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देता है किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर के। सर्टन डिजिट्स और अनसर्टन डिजिट्स मिलकर के का सम आपको किसी भी नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स देता है। तो अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं, हम लोग वो देखते हैं। एक और चीज मैं आपको एरर्स के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। एरर्स मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने बोला था कि 5.6 है वेट, तो इसमें जो एरर आएगा वो 0.1 का आएगा, प्लस माइनस 0.1 का। अगर मैं आपको बोलती वेट है 5.6, 5.56, तो मैं 5 और 5 के बारे में तो श्योर हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग सबसे लास्ट वाले डिजिट को अनसर्टन मानते हैं। तो इसमें कितना 0.01 प्लस माइनस हो सकता है, इतना एरर आ सकता है, इतना एरर ये अफोर्ड कर सकता है, प्लस माइनस 0.01 का। वैसे ही अगर मैं नंबर को 7.032 एक्सप्रेस करती हूँ, तो मैं 7 के बारे में सर्टन हूँ, 0 के बारे में सर्टन हूँ, 3 के बारे में सर्टन हूँ, मैं 2 के बारे में सर्टन नहीं हूँ, यानी कि 0.001 का एरर आ सकता है। प्लस माइनस क्यों बोला, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को अब जाकर के समझ आया होगा कि क्या होती है सर्टन डिजिट्स, क्या होती है नॉन सर्टन डिजिट्स, और क्या होता है एरर, और ये कितना आता है एट मैक्स इतना एरर आएगा प्लस माइनस का। इससे कम भी आ सकता है, बट हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि इससे ज्यादा नहीं आएगा, मतलब 0.02 नहीं आएगा, इतना ही एरर आएगा आपके पास, ठीक है। तो अब मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना सिखाती हूँ किसी भी नंबर के। तो हम लोग पहले इसके रूल्स देख लेते हैं।
तो पहले पहले रूल्स देखेंगे, रूल्स समझ इन केस नहीं आते हैं फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर से हम लोग एक बार रूल्स देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 198745 कंटेन 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, पर जीरो कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है। वो कौन से केसेस है वो भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। पर आप लोग सबसे पहले एक रूल दिमाग में रखो कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है जो कि जीरो नहीं है वो तो ऑब्वियसली हर केस में सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें तो ये वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। ओके, देन हम लोग आते हैं ऑल जीरोस दैट अकर बिटवीन एनी टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 108.0097 कंटेन्स 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब देखो ये वाला रूल क्या बोलता है कि अगर जीरो किन्हीं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं तो वो जीरो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो जीरो है ये 1 और 8 के बीच में आ रहा है, यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट है। वैसे ये जो दो जीरोस है ये 8 और 9 के बीच में आ रहे हैं, दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं तो ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है। अब इसके बाद थर्ड रूल क्या बोलता है, ऑल जीरोस दैट आर ऑन द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर एंड ऑल्सो टू द लेफ्ट of a non-zero digit is never significant. For example, ठीक है। अब देखो अगला रूल आपका क्या बोलता है कि जैसे कि जितने भी जीरोस है वो अगर डेसिमल के बाद आ रहे हैं पर अगर उनके पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, कहाँ है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जीरो है और जीरो के आगे कुछ भी नहीं है और जीरो के बाद आपको नॉन जीरो नंबर्स मिल रहे हैं। पर क्योंकि हम लोग रूल नंबर 2 में ही पढ़ चुके हैं कि अगर जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा है तो ही वो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 जीरो तो आ रहे हैं पर इनको सराउंड करने के लिए कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है। ये डेसिमल के बाद है पर इनको सराउंड करने के लिए कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है तो ये तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। आपका जो नंबर है वो ये है 7, मतलब आपके जो नंबर है इसमें सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 7 9 8। क्या बोला इस रूल ने कि अगर जीरो आ रहे हैं डेसिमल के बाद और उनके पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, उनके बाद में है, तो उनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होगा। क्योंकि हम लोग रूल नंबर 2 में ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आता है तो ही वो सिग्निफिकेंट होता है, अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। उसके बाद ऑल जीरोस दैट आर ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ अ नॉन जीरो डिजिट डज नॉट फॉलो देम। फॉर एग्जाम्पल 2.00 कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब देखो, अब ये वाला रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पॉइंट के बाद जीरोस आ रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, चाहे उनके पीछे कोई आए या ना आए। अब मैंने ये वाली चीज़ क्यों बोली, देखो मैंने ये वाली चीज़ इसके लिए बोली कि अगर मैं जैसे कि ये फ़ोन ही है, से फ़ोन की लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा होगी, पर मैं अगर बोलती हूँ कि इस फ़ोन की लेंथ है 20 सेंटीमीटर्स की, तो अगर मैं इसकी लेंथ को 20.00 एक्सप्रेस कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी बता रही हूँ। मतलब ये 20.01 भी हो सकती है, अगर कुछ भी एरर आता है तो ये 20.01 भी हो सकती है और ये 19.99 भी हो सकती है। तो ये जो बाद के जो जीरो होते हैं जो डेसिमल के बाद आते हैं वो आपके प्रिसीशन को बताते हैं कि आपने कितनी ज़्यादा बारीकी में जाकर के मेजर किया है। इसके लिए ये सिग्निफिकेंट माने जाते हैं जो पॉइंट के बाद आते हैं। जो पॉइंट के बाद आते हैं पर जिनके पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं आता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट आप लोग फिर से आप लोग ध्यान से सुनो, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ये वाला पॉइंट तो सबको क्लियर हो ही चुका होगा कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं और जो भी जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर मैं आपको 2000 बोलती हूँ तो 2000 में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, क्योंकि इसके जो बाद के जीरो होते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ना तो ये एक्यूरेसी बताते हैं ना तो ये प्रिसीशन बताते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पर अगर वही जीरो पॉइंट के बाद आते हैं तो ये आपको प्रिसीशन बताते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा बारीकी से मेजर कर रही हूँ। अगर सिर्फ और सिर्फ 2000 लिखा है तो वो कुछ नहीं बताएगा, वो सिर्फ ये बताएगा कि 2000 है,
इतना बड़ा नंबर है, वो कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। पर अगर मैं 20.00 लिखती हूँ या अगर मैं 2000.00 लिखती हूँ, तो वो मुझे बता रहा है कि मैंने इतनी ज़्यादा बारीकी से मेजर किया कि ये 2000.01 भी हो सकता था, हो सकता है अभी भी अगर कुछ भी एरर आता है तो। और ये 1999.99 भी हो सकता है अगर कुछ एरर आता है तो। और सिंपली 2000 आपको कुछ भी नहीं बता रहा है, वो आपको ये भी नहीं बता रहा है कि कितना क्या एरर आएगा। मतलब वो सिर्फ आपको इतना बता रहा है कि सिर्फ ये डिजिट है, मतलब एक इतनी बड़ी मेजरमेंट है 2000 जितनी बड़ी, और इसके अलावा वो आपको कुछ भी नहीं बता रहा है। और 2000.00 आपको बता रहा है कि बहुत ज़्यादा बारीकी से मेजर हुआ है। आई गेस आपको ये चीज़ समझ आई है। और अगर नहीं भी आई है तो आप इसको एज अ रूल याद रख सकते हैं कि अगर पॉइंट के बाद जीरोस आते हैं, गिवन उन जीरोस के पहले एक नॉन जीरो डिजिट आया हुआ हो, तो वो जीरोस इंपॉर्टेंट होते हैं। आई रिपीट, अगर पॉइंट के बाद जीरोस आते हैं और गिवन द कंडीशन उन जीरोस के पहले एक नॉन जीरो नंबर आया हुआ हो, तो वो जीरोस इंपॉर्टेंट होते हैं। और सेकेंड चीज, अगर पॉइंट के बाद जीरो आते हैं पर उनके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो उन जीरोस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। और एक और चीज, अगर वो जीरोस पॉइंट के पहले आते हैं, पॉइंट के पहले ही आ गए और इनके बाद भी कुछ नहीं है, इनफैक्ट पॉइंट भी नहीं है, अगर ये पॉइंट भी होता तो इसमें होते 1 2 3 4 5 डिजिट्स होते इसमें सिग्निफिकेंट, अगर ये पॉइंट होता तो। पर क्योंकि पॉइंट नहीं है और नॉर्मल 2000 लिखा हुआ है, तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर पॉइंट के बाद जीरो आता है और उस पॉइंट के बाद के जीरो के पहले एक नॉन जीरो डिजिट है, तो वो जीरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और ये आपको इसी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ 2000 की मैं बात कर रही हूँ तो इसमें सिर्फ एक डिजिट होगा सिग्निफिकेंट। पर अगर मैं 2000.0 की बात करती हूँ तो ये पॉइंट के बाद एक जीरो आ गया। और सबसे अच्छी बात क्या हुई कि ये जो पॉइंट के बाद जीरो आया है उसके पहले कहीं 2 भी आया है, जो कि एक नॉन जीरो नंबर है, तो उसने इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स को 5 बना दिया। तो आप जस्ट एक 0.0 का इम्पोर्टेंस समझिए। यहाँ पर ये जो 0.0 है ये इसका प्रिसीशन बता रहा है, इसकी बारीकी बता रहा है। यहाँ पर कोई 0.0 नहीं है, तो यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितनी बारीकी से मेजरमेंट लिया गया है। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि काफी ज्यादा बारीकी से मेजरमेंट लिया गया था, तो इसके लिए ये 0.0 का इम्पोर्टेंस है, जिस कारण इन जीरो का भी इम्पोर्टेंस बन चुका है। आई गेस आपको समझ आया होगा, और नहीं भी आया तो आप लोग इसके काफी ज्यादा रूल्स दिए हुए हैं बुक में, और आप लेक्चर को फिर से देखिए और आप क्वेश्चंस कीजिए, और आप स्पेशली बुक्स में से इसके रूल्स पढ़िए। काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग ये होता है, कंफ्यूजन वाला होता है। मैं भी जब पढ़ती थी इस टॉपिक को तो मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी, मुझे आज भी है। मैंने आज भी आपको पढ़ाया तो मैंने इसको पहले खुद से पढ़ा 5 मिनट देके, तो इट्स वेल एंड गुड कि अगर आपको अभी समझ नहीं आता तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, आप इसको फिर से पढ़िएगा, जरूर आएगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर थोड़े से और रूल्स दिए हुए हैं। ओके, दो रूल्स और बचे हैं। ऑल द जीरोस दैट आर ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल कंटेन्स 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। देखो ये वाला एग्जाम्पल काफी ज्यादा अच्छा है, इसमें सारी की सारी चीजें जो मैं आपको अभी तक बताई वो सारी की सारी कवर्ड है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी जीरोस पॉइंट के बाद आते हैं पर उनके आगे कोई नॉन जीरो नंबर नहीं होता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इन तीनों को तो मैंने काट दिया कि ये तीनों तो है ही नहीं सिग्निफिकेंट, क्योंकि इनके आगे कोई नॉन जीरो नंबर नहीं था, तो ये तीनों की तीनों खत्म हो गए। अब देखो, अब मैं पॉइंट के पीछे चल रही हूँ, तो ये तो 3 की 3 नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगी सही, हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था। और एक और चीज हम लोगों ने थर्ड लॉ में पढ़ी है कि अगर जीरो पॉइंट के बाद आता है और उसके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 3 तो ये हो गई और 2 ये हो गई। इतना आता है आप लोगों को समझ में। क्या बताया था मैंने कि अगर पॉइंट के बाद जीरो आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो डिपेंड करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है? अगर वो पॉइंट के बाद आ रहे हैं और उनके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। पर अगर वो पॉइंट के बाद आ रहे हैं और उनके पहले नॉन जीरो डिजिट्स है, जैसे कि इन दोनों के आगे है 7 है, 9 है, 8 है, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इतना आता है समझ में। अगर मैं 0.0 लिख देती हूँ तो 0.0 में ये जो
जीरो है, इसके आगे कोई कुछ भी नहीं है नॉन जीरो, तो इसमें भी जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, कुछ है ही नहीं इसमें सिग्निफिकेंट। वैसे मैं आपको ये वाला एग्जांपल दी, इसमें ये दो जीरो थे, इनके आगे कोई नॉन जीरो नहीं था, तो ये तीनों की तीनों हो गए नॉन सिग्निफिकेंट। फिर ये दो की दो जीरो थे, इनके आगे थे 7 था, 9 था, 8 था, तो ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट हो गए। और ये तीनों तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट थे ही सही, ये तो है ही नॉन जीरो, तो 5 इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इस नंबर में। आई थिंक अब जाकर के क्लियर हो चुका होगा। अब ये वाला पॉइंट देखिए, ऑल द जीरोस दैट आर ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल 1090 मीटर कंटेन 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। देखो मैं आपको अभी वही चीज़ बताई थी, मैं आपको जो 2000 का एग्जाम्पल देकर के बताई थी कि अगर मैंने जैसे किसी रॉड की लेंथ मैंने 2000 मेजर किया, तो क्या होगा कि ये सिर्फ मुझे बता रहा है कि रॉड इतनी लंबी है, ये मुझे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि किस प्रिसीशन से मेजरमेंट हुआ है। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, जैसे 1090 है, तो इसमें 3 है, क्योंकि देखो ये वाला जीरो तो हो गई सही सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो ये वाला तो सिग्निफिकेंट हो गया, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट है, पर ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये मतलब जो 5th रूल है वो यही बोलता है कि अगर आपका ये जो डिजिट है, ये जो आपका नंबर है, ये किसी मेजरमेंट से आ रहा है, जैसे आपने किसी चीज़ को मेजर किया और आपने नंबर को रिपोर्ट किया, जैसे मैंने किसी रॉड को मेजर किया, मैंने उसकी लेंथ रिपोर्ट की 1090, तो इस जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। उसी बजाय अगर मैं 1090.0 रिपोर्ट करती, तो मुझे बताता ये कि यहाँ पर ये जो जीरो है, ये मुझे प्रिसीशन बताता कि कितनी बारीकी से मेजरमेंट हुआ है। और अगर मुझे इतना नहीं सोचना है प्रिसीशन के बारे में, तो मैं आपको एक रूल बताई हूँ कि अगर पॉइंट के बाद जीरो आता है और उस जीरो के पहले नॉन जीरो डिजिट्स है, जैसे कि ये वाले जीरो के पहले 9 है, तो ये वाला जीरो बन जाएगा सिग्निफिकेंट। और अगर ये सिग्निफिकेंट है तो ये वाला जीरो भी ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जीरो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आ रहा है, 9 भी सिग्निफिकेंट है, ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएगी अगर यहाँ पर 0.0 होता तो। इतना आता है समझ में? आई थिंक अब सारे के सारे रूल्स क्लियर है। और आप लोग फिर से देखिएगा लेक्चर, इस चीज़ को तो पक्का फिर से देखिएगा। और आपको फिजिक्स में भी सेम चीज़ पढ़ाई जाएगी, क्योंकि सेम चीज़ फिजिक्स में भी है। तो आपको अगर मुझसे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो आई थिंक आपको फिजिक्स वाले सर बहुत अच्छे से समझा देंगे। और आप दोनों का सुनिए, जहाँ से समझ आ रहा है वहाँ से समझिए। वेल एंड गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करती हूँ यहाँ पर, जिससे आप लोग प्रैक्टिस होगी। देखो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तीनों की तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो 3 होगा। 357 था आपका नंबर, तीनों की तीनों डिजिट्स इसकी नॉन जीरो थी। तो फर्स्ट रूल यही बोलता है कि अगर सारे के सारे डिजिट्स नॉन जीरो है तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। उसके बाद अगर आप ये वाला देखोगे तो इसके अंदर 3 4 5 है। 5 क्यों है? बिकॉज एक जो जीरो है वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो ये 5 हो गए। उसके बाद ये सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पर 1 है। उसके बाद इसमें ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वाला सिग्निफिकेंट है, तो इसमें 3 हो गए। इसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन में है, अगर आप इसको मतलब साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैलकुलेट करने का रूल होता है कि इसको फुल टू इग्नोर मार दो और इसको देखो। तो इधर कितने हैं? 2 है। उसके बाद इसमें कितने? ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो इसमें 5 है। उसके बाद अगर हम लोग इस पे आते हैं तो ये वाला जीरो जो है पॉइंट के बाद आ रहा है और इस जीरो के आगे नॉन जीरो डिजिट्स है, इसके लिए इसमें 3 है। उसके बाद अगर आप इस पे आएंगे तो ये वाले जो 2 जीरो है ये 2 सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहे हैं, इसके लिए ये दोनों की दोनों सिग्निफिकेंट है। और ये वाला जीरो ऑल्दो लास्ट में आ रहा है बट इसके पहले नॉन जीरो डिजिट्स है और ये पॉइंट के बाद है, इसके लिए इसमें 5 है। 1 2 3 4 5। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये 0 पॉइंट के पहले हैं, इसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑल्दो इनके आगे एक नॉन जीरो डिजिट आ रहा है पर क्योंकि ये पॉइंट के पहले हैं इसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, इसके लिए यहाँ पर 1 है। ठीक है। उसके बाद अगर हम इस पे आते हैं तो इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, सारे के सारे नॉन जीरो है। इसमें ये वाला जो जीरो था ये 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, ये वाला जीरो पॉइंट के बाद आ रहा है पर इसके पहले एक नॉन जीरो आ रहा है, इसके लिए इसमें 4 है। इसके अंदर
5 डिजिट्स आएंगे सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये वाला 0 जो है ये पॉइंट के बाद आ रहा है और इसके पहले हमको एक नॉन जीरो मिल रहा है, तो ये वाला सिग्निफिकेंट है, ये वाला सिग्निफिकेंट है, तो इनके बीच में आने वाला 0 भी सिग्निफिकेंट बन गया। तो 4 5 है इसमें। इसके अंदर ये तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये 0 पॉइंट के बाद आ रहे हैं पर इनके आगे कोई नॉन जीरो नहीं है, तो ये चारों की चारों सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें 4 है, इसमें ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये 2 सिग्निफिकेंट है, इसीलिए आंसर 2 है। आई थिंक आप लोगों को समझ आया है, और अगर नहीं आया है तो आप लोग फिर से रूल्स, शिट बच गए, 4 क्वेश्चन बच गए। ये चारों भी सिग्निफिकेंट होंगे, उसके बाद ये चारों भी सिग्निफिकेंट है, उसके बाद ये चारों भी सिग्निफिकेंट है, इसमें एक भी सिग्निफिकेंट नहीं है, 0.0 में कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये वाले 0 के आगे भी कोई नॉन जीरो नहीं है, इसके आगे भी कोई नॉन जीरो नहीं है। आई थिंक आप लोगों को आया है समझ में, और नहीं आया तो आप फिर से रूल्स देखिए और इन क्वेश्चंस को फिर से करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए और क्वेश्चंस है, पर मैं अभी हाल क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है तो मैं ये वाले क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। मैं आपको इन्हें भी मैं आपको डीपी में ही दे दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी लाइक 54 मिनट्स का वीडियो बन चुका है, तो इसके लिए हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी के बारे में बताती हूँ। तो देखो, 2 चीज़ होती है। एक्यूरेसी तो सबको पता है क्या होती है। एक्यूरेसी मतलब एक्चुअल वैल्यू के आप कितने क्लोज हो, उसको हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं। अब प्रिसीशन क्या होता है? अगर मैंने किसी चीज़ का मास लिया, वो आया 3.2, पहली बार मैंने लिया, दूसरी बार मैंने लिया, फिर से 3.2 आया, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है, मतलब वो हर बार सेम ही वैल्यू दे रहा है, उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा पास की वैल्यू दे रहा है। अगर जैसे मैंने पहली बार लिया 2.00 आया, दूसरी बार लिया तो 1.99 आया, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे क्लोज वैल्यूज़ दे रहा है वो, तो वो इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है। अब अगर वो एक बार मुझे 2.00 दे देता, एक बार 2.00 दी, एक बार मुझे 1.90 दे देता, तो ये प्रिसाइज नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की दोनों वैल्यूज़ में, 0.1 का डिफरेंस है। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज कब होता है? जब वो जितनी बार भी मैं उससे मेजरमेंट ले रही हूँ तो वो मुझे काफ़ी पास की वैल्यूज़ दे रहा है, और इसका कोई लेना देना नहीं है कि वो एक्यूरेट वैल्यूज़ दे रहा है कि नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर एक फॉर एग्जांपल एक कोई चीज़ है जिसकी 2.00 लेंथ है, जस्ट चेंज द पेन, जिसकी 2.00 लेंथ है, और मैंने एक बार किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो 1.95 आई, वापस से मैंने उसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो 1.93 आई, तो ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज तो है। देखो, दोनों की दोनों बार उसने वैल्यूज काफी पास पास की दी है, एक बार 1.95 दी, एक बार 1.93 दी, सिर्फ 0.02 का अंतर है, मतलब इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज तो है पर एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू है वो 2 से दूर है, मतलब 1.95 भी 2.00 से काफी दूर है, 1.93 भी काफी दूर है, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है पर एक्यूरेट नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेकर के आती, वो मुझे एक बार देता 2.01, एक बार मुझे देता 1.99, अगेन दोनों की दोनों वैल्यूज काफी ज्यादा पास पास दी है इसने, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज तो है, पर ये वाला इंस्ट्रूमेंट साथ में एक्यूरेट भी है, क्योंकि 2.00 से 2.01 काफी ज्यादा पास है, 2.00 से 1.99 भी काफी पास है, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है। तो आपको एक चीज समझ आई होगी कि प्रिसीशन से एक्यूरेसी का कोई लेना देना नहीं है। आपका इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज हो सकता है, पास पास की वैल्यूज दे सकता है, पर जरूरी नहीं है कि वो वैल्यूज हमेशा एक्यूरेट हो। तो प्रिसीशन का एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं होता है। हम लोग अभी डेफिनेशंस देखते हैं क्या है, ठीक है। Accuracy refers to the closeness of a measured value to a standard or known value, ठीक है। Precision refers to the closeness of two or more measurements to each other। यही चीज मैं आपको बताई। Accuracy का मतलब ये है कि जो मेजर है वो सही से पास हो काफी, और प्रिसीशन का मतलब है कि जितनी भी मेजर की है वो आपस में पास पास हो। अगर आपस में पास पास है तो प्रिसाइज है, और अगर जो वैल्यू सही है उसके पास है तो एक्यूरेट है, और अगर दोनों है तो प्रिसाइज एंड एक्यूरेट बोथ है, ठीक है। Precision is independent of accuracy. You can be very precise but inaccurate, as described above. You can also be accurate but imprecise. For example, ये वाली लाइन मैं आपको बताती हूँ, You can also be accurate but imprecise. Accurate but imprecise का मतलब क्या है कि जैसे कि मेरा मेजरमेंट है 2000, ठीक है, और
मैंने एक बार और रीडिंग ली तो मुझे मेजरमेंट आया 999, ठीक है। एक और बार मैंने रीडिंग ली तो मुझे मेजरमेंट आया 1995, क्या था, 2000 था, 999 था और 1995 है। तो ये वाली रीडिंग एक्यूरेट थी, पर ये वाली रीडिंग आपस में दोनों के दोनों प्रिसाइज नहीं है। तो ये वाला मेजरमेंट एक्यूरेट हो सकता है बट ये इम्प्रिसाइज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, if on average your measurements for a given substance are close to the known value but the measurements are far from each other, then you have accuracy without precision। आया समझ में? मैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए एक बेस्ट चीज़ मैंने आपके लिए लेके आई हूँ। ये चीज़ इसे देखिए आप, ये देखो, ये यहाँ पे प्रिसीशन भी नहीं है, जो वैल्यूज है वो आपस में कितनी ज़्यादा दूर दूर है। तो यहाँ पर प्रिसीशन भी नहीं है और एक्यूरेसी भी नहीं है। एक्यूरेसी कब आती है? जब सारे के सारे ये वाली बॉल पर, मतलब इतने एरिया में आकर के लगते हैं, पर सिर्फ एक ही लगा है, मतलब एक्यूरेसी भी नहीं है, प्रिसीशन भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रिसीशन काफ़ी ज़्यादा है, सारे के सारे में डिफरेंस कितना कम है, सब इतने ज़्यादा पास पास है। पर अगेन यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि हमको लगाना तो यहाँ पे था, हमने कहीं और ही सारे के सारे निशाने लगा दिए। तो यहाँ पर प्रिसीशन काफ़ी ज़्यादा है, एक्यूरेसी नहीं है। अब अगर आप इसको देखोगे तो आपका यहाँ पर मतलब एक्यूरेसी अच्छी खासी है कि आप इसके काफ़ी पास आ गए हो, पर यहाँ पर अगेन प्रिसीशन नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपस में काफ़ी दूर दूर है। एक्यूरेसी ठीक ठाक आपकी हो चुकी है, क्योंकि आपको जहाँ पर निशाना मारना था आप उसके काफ़ी क्लोज आ गए हो। अगर आप लास्ट वाले में देखोगे तो एक्यूरेसी भी वेरी हाई है, सारे के सारे आपने सही जगह पे मारे हैं, और प्रिसीशन भी काफ़ी हाई है, क्योंकि सारे के सारे आपस में बहुत ज़्यादा पास है। इतना आता है समझ में? तो इससे आई थिंक आपको एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन समझ आ गया है। अब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबको आता है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोग जैसे करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको हर कैसे आंसर रिपोर्ट करना होता है। आप लोगों को जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो आप आंसर रिपोर्ट कर रहे हो उसमें कितनी डिजिट्स है उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसके रूल्स होते हैं कि कितनी डिजिट्स आपके आंसर में होनी चाहिए। हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं। देखो, अगर जैसे आप लोग इन 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हो, अब ये वाले नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, ये वाले नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ये वाले नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो आपका जो आंसर आता है उसमें भी डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट्स होना चाहिए जितनी इन तीनों में मिनिमम है। मिनिमम कितनी है इन तीनों में? 2 इन तीनों में मिनिमम है। तो जो आपका आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद दो ही डिजिट्स होना चाहिए, पर जो आपका आंसर है उसमें तो 3 है, तो आप इसको 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर दो। अगर आप इसको 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ करोगे तो 9.214 का 9.21 बन जाएगा। तो एडिशन में सेम होता है और सब्ट्रैक्शन में भी सेम होता है। अगर आपको मैं ये वाले एग्जाम्पल से बताऊं तो इसमें डेसिमल के बाद 0 डिजिट्स है, मैं इस पेन से लिखती हूँ, इसमें डेसिमल के बाद 0 डिजिट्स है और इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो जो मेरा आंसर है उसमें डेसिमल के बाद 0 डिजिट्स होनी चाहिए। तो पहले तो मैं सब कुछ भूल के अपना आंसर निकाल लूंगी, उसके बाद मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगी, मतलब मैं इन दोनों को हटा दूंगी और मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगी। तो ये मेरा इससे है जो आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल देखती हूँ तो इसमें देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो जो मेरा आंसर है उसमें डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होनी चाहिए। तो मैंने इसको ऐड करा, तो ये मेरा ऐड करने के ऊपर आया था, यहाँ पर 3 भी आएगा, तो मेरा ऐड करने पे आया था ये 3, 6 + 2 = 8, 6 + 3 = 9, 2 + 1 = 3 और 1, ये मेरा आंसर आया था। पर क्योंकि मुझे 1 ही चाहिए तो मैं इस 3 को उड़ा दूंगी, मतलब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगी, तो ये मेरा आंसर होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यही रूल होता है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स आप यूज में ले रहे हो और उनकी आप डेसिमल के बाद वो देखिए डिजिट्स कितनी है, और जिसमें मिनिमम है वो आपके उतनी ही आपके आंसर में होंगी। जैसे यहाँ पर 1 थी तो आपके आंसर में भी 1 आई, यहाँ पर मिनिमम 2 थी तो आपके आंसर में भी 2 ही आई। अगर 2 से ज्यादा आ रही है तो आप उसको राउंड ऑफ कर लीजिए। राउंड ऑफ कैसे करना है वो सबको आता होगा, और इनकेस आपको नहीं आता है तो मैं आपको एंड में राउंड ऑफ करना भी सिखाऊंगी। 2-3 और एग्जाम्पल है सेम चीज के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी एडिशन हुआ है और राउंडिंग ऑफ करके 2, यहाँ पर मिनिमम 2 थे तो 2 डिजिट्स में एक्सप्रेस किया गया है, यहाँ पर मिनिमम 1 था तो 1 डिजिट में आंसर को एक्सप्रेस किया गया है।
अब हम लोग जल्दी से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कुछ नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक ही रूल है कि आप टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट कीजिए और आपके आंसर में जो मिनिमम है उतने के बराबर होना चाहिए। इसमें टोटल है 3, इसमें टोटल है 6, 5 है सॉरी, तो जो आपका आंसर है उसमें 3 होना चाहिए। फाइन, आप लोग राउंड ऑफ करके उसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें कितनी है टोटल, इसमें टोटल 5 है, इसमें टोटल 2 है, तो आपके आंसर में टोटल 2 होना चाहिए। आपको राउंड ऑफ करना है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट में आपको राउंडिंग ऑफ बता देती हूँ। राउंडिंग ऑफ के सिर्फ 3 सिंपल रूल्स हैं, जिसमें 2 रूल सबको पता है, थर्ड रूल ही थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। पहला रूल ये है कि जैसे कि आपके पास 1.73 है, तो अगर आपको इसको 2 डिजिट्स तक करना है, तो अगर यहाँ पर 3 है तो 3 को मैं ड्रॉप कर दूंगी क्योंकि 3 5 से कम है, तो ये 1.7 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे पास 1.78 होता और मुझे इस 8 को ड्रॉप करना होता क्योंकि 8 5 से बड़ा है, तो ये 1.8 बन जाता। पर कंफ्यूजन कहाँ पर आती है, जैसे कि 1.75 है, तो इसका मैं क्या करूँगी, मैं इसको 1.7 रहने दूंगी या इसको 1.8 बनाऊंगी। तो इसका सिर्फ एक ही रूल है कि अगर आप जो ड्रॉप कर रहे हो और ये जो डिजिट है अगर ये ऑड है, अगर आप जो ड्रॉप कर रहे हो वो 5 है और जो डिजिट है जिसपे आपको सोचना है वो अगर ऑड है, तो उसको 1 से बढ़ा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.8 क्योंकि 7 ऑड था। अब अगर इसी जगह 1.65 होता तो हम लोग 5 को ड्रॉप कर रहे हैं और 6 जो है उसके ऊपर हमको सोचना है, और 6 इवन है तो इसको मत बढ़ाओ, इसको 1.6 ही रहने दो। तो ये सारे के सारे रूल्स आप स्पीड में देख लो। इफ द राइटमोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1। इफ द राइटमोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज। इफ द राइटमोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड is 5, then the preceding number is not changed if it is an even number, but it is increased by 1 if it is an odd number। इन्हें फिर से पढ़ लीजिएगा और फिर हम लोग आते हैं क्लास के एंड पे। आप लोग ये चीज़ें करिएगा और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे करके जाऊंगी, उन्हें भी करिएगा। और आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो डे आफ्टर टुमारो आएगा। केमिस्ट्री के लेक्चर आपके अल्टरनेट डेज होने वाले हैं, तो अभी तक जितना पढ़ा है उससे पढ़िएगा, उसके क्वेश्चंस कीजिए, उसे रिवाइज कीजिए। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइस।